अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। काफ़ी लोग आप लोगों में से कह रहे थे कि सर इंग्लिश एसे का कंटेंट नहीं आ रहा, इंग्लिश एसे की इवैल्यूएशंस नहीं आ रही। तो जो लोग ऑलरेडी सेशंस ले रहे हैं या मुझसे चेक करवा रहे हैं उनको तो फीडबैक मिल ही रहा है साथ ही साथ, बट मैं चैनल पे हम इसका कंटेंट कम डाल रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ मैंने पोस्ट करने थे, वो बहुत ज़रूरी थे। लोगों के टेस्ट आ रहे थे। सो आज मैं फ्री हुआ हूँ। अब मैंने सोचा है कि कुछ ऐसे का कंटेंट भी आएगा, कुछ साथ साथ एमसीक्यूज़ भी मैं पोस्ट करता जाऊँगा। तो आई होप कि इट विल हेल्प यू और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि नेशन वाइड जो ब्लैकआउट था उससे हम बाहर निकल चुके हैं। कल आपने देखा कोई 16-17 घंटे की लोड शेडिंग थी या ब्लैकआउट था ना ऑल ओवर पाकिस्तान। खैर वो अब ख़त्म हो चुका है। तो आज हम बना रहे हैं ऐसे पे वीडियो और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर एंड राइजिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। नाज़रीन, अगर आपने 2022 का पेपर देखा है सीएसएस का, तो उसमें भी एक इंटरनेशनल ऑर्डर से रिलेटेड या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है जी। तो एक जेनेरिक सेंस में तो आ चुका है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, बट द थिंग इज़ कि हमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जाके जो एक मेन थीम या एक प्राइम थीम नज़र आता है वो है राइज ऑफ चाइना। कि राइज ऑफ चाइना की वजह से ही अमेरिका को भी इनसिक्योरिटी है, यूके को भी है, उन्होंने ऑकस बना लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। इसी तरह फिर दूसरा क्वाड की भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की फॉर्म में है। ठीक है जी। और बाकी की जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो चाइना को कर्टेल करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या ऐसा है या नहीं है कि चाइना की वजह से या राइज ऑफ चाइना की वजह से वाकई ग्लोबल ऑर्डर इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसको आज हम देखेंगे। और ये एक एक्सपेक्टेड टॉपिक भी है, चाहे ये 2023 के जो कि आपके हफ्ते 10 दिन बाद एग्जाम है उसके हवाले से भी और 2024 के हवाले से भी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स और इट कैन बी एक्सपेक्टेड एनी टाइम। पीएमएस 2022 या 23 में भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। वी आर ऑन आवर रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर एंड राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस। इन दो चीज़ों को हमने, दो वेरिएबल्स को हमने रिलेट करना है, किस तरह से रिलेट होते हैं, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, या किस तरह से आप इसको देखते हैं। तो एक जनरल सेंस ऑफ थिंग्स ये है कि क्योंकि राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो एक छोटी डोमेन है, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक बड़ा डिसिप्लिन है। तो हम चाह रहे हैं कि राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है उसको हम एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख के कि इसको हम देखें, इसके प्रिज्म से देखें पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो इसमें आपको यही करना चाहिए कि चाइना को आपने सेंटर पे रखना है या चाइना को अपने प्राइम फोकस में रखना है कि चाइना किस तरह से प्ले कर रहा है, चाइना की डिप्लोमेसी क्या है, चाइना की इकोनॉमिक माइट क्या है, चाइना की मिलिट्री आउटरीच क्या है। ठीक है जी। और उस सारे की वजह से फिर इंटरनेशनल ऑर्डर पे या इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको एनालाइज करें। ठीक है जी। एक तो ये चीज़ है। फिर आगे हम इनकी आउटलाइन देख लेते हैं जो कि मैंने एक इवेलुएट की हुई है। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन आ गया जी, उसके बाद है जी एग्जिस्टिंग यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शोइंग साइंस ऑफ डिक्लाइन। अब यहाँ पे ही पहली गलती है। ठीक है जी, आपका प्रेमिस ही गलत है। ये मैंने जब फीडबैक इनको दिया था उस वक्त भी बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ कि बात ये है कि जो यूनिपोलर मूवमेंट थी वो तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, 1990s में यूनिपोलर मूवमेंट थी जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ है या डिसइंटीग्रेशन हुई है। उसके बाद अमेरिका इंजॉयड यूनिपोलर मूवमेंट। लेकिन 2001 में जब 9/11 के अटैक्स हुए हैं तो उसके बाद से हमें नज़र आ रहा है कि एक तो जो अमेरिका है वो मिलिट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो गया। उसने इराक में इन्वेजन की, अफगानिस्तान में इन्वेजन की। ठीक है, उसकी वजह से अमेरिका का थोड़ा सा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से हट गया, या यूँ कह लें कि उसके ऊपर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। और इन कंट्रास्ट हमें नज़र आता है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील वगैरह है, ये बहुत जल्दी जो है ना वो तरक्की के जीने तय करते करते ऊपर आ रहे हैं। सो उस 9/11 से ऑनवर्ड्स या सिंस द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी theorists have been arguing that unipolar moment is now over. Now we are headed towards a multipolar world. और ये since the start of 21st century है, तो that means कि जो existing unipolar moment आपने लिखा है या वर्ल्ड ऑर्डर लिखा है ये तो गलत है।
ठीक है जी। हमें ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बता चुका है कि चाइना हैज़ बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, उसने यूएसए को भी सरपास कर लिया था लास्ट ईयर। ठीक है जी। डिफरेंट एस्टिमेट्स होते हैं या डिफरेंट फोरम्स के डिफरेंट आर्गूमेंट्स होते हैं। खैर इवन इफ के वो अगर नियर इक्वल है यूएसए के, तो दैट आल्सो मींस के अमेरिका इज नॉट द सोल सुपर पावर या सोल हेजमोन पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। चाइना इज डेफिनेटली चैलेंजिंग द अमेरिकन हेजमनी, और वो हमें दूसरी फॉर्म्स में भी देखने को मिलता है। हमने इसी चैनल पे डिस्कस किया था कि चाइना जो है वो अपना युआन बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम भी लेके आ रहा है, इसके अलावा ब्लॉग्स बना रहे हैं, व्हाट्सएवर सारा कुछ है। ठीक है। और डॉलर की जो डोमिनेशन है उसको वो नलीफाई करना चाह रहे हैं और युआन की इंटरनेशनलाइजेशन करवा रहे हैं। तो जो यूनिपोलर मोमेंट वाला आपने कहा या यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वाला, ये प्रेमिस है गलत। ठीक है। नेक्स्ट भी है, लेकिन फिर भी मैंने इसका इसी लिहाज से चेक कर दिया, बाकी की मिस्टेक्स मैंने निकाल दी ताकि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि चलिए आपका प्रेमिस नहीं ठीक तो आपको ग्रामेटिकल या फिर आर्गुमेंट्स में गलतियां कहाँ हैं, कहाँ कहाँ इनकन्सिस्टेंसीज हैं, तो उस लिहाज से आप इसको देखिएगा। अदरवाइज जब आपने इस पे आउटलाइन बनानी है, आप इस पे आउटलाइन बना के मुझे चेक करवा सकते हैं। तो आपने इस पे आउटलाइन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से ही बनानी है, आपने उसको यूनिपोलर नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, वरना वो शुरू से ही क्रॉस हो जाएगा। दैट आई कैन से विद गारंटी। द राइज ऑफ चाइना एज एन इमर्जिंग सुपर पावर, ठीक है जी। वो थोड़ा सा दे दिया। नेक्स्ट वी हैव द राइजिंग इन्फ्लुएंस, चाइनीज इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन द मेकिंग। ठीक है। अगेन प्रेमिस जो गलत था उससे आगे आप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की मेकिंग जो है वो उसको फोर्स ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको असल हकीकत तो बता ही चुका हूँ। चाइनाज ग्रोइंग एक्सपेंशन ओवर एशिया। अच्छा जी। द साउथ वेस्ट एशिया, एक मिनट, आई थिंक लाइट ऑफ हो चुकी है, वी बेटर स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चले, लाइट ऑफ हो गई है जी। फिर भी हम इस आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं। द साउथ वेस्ट एशिया डिपिक्टिंग राइजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है जी। लेकिन बात यह है कि साउथ वेस्ट एशिया जो है उसमें राइजिंग चाइनीज पावर जो है वो कैसे हमें नज़र आ रही है, किस तरह से हमें मिलती है। आपने कोई उसके दरमियान में लिंक क्रिएट नहीं किया। साउथ वेस्ट एशिया में ईरान आ जाता है या फिर इराक वगैरह है, तो उनमें किस तरह से चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, क्या आपको नज़र आ रहा है, वो थोड़ा सा तो एटलीस्ट हमें हिंट यहाँ पे मिलना चाहिए था। China's expanding clout over the East Asian region and open threat to the US hegemony. Okay. The Shanghai Cooperation Organization and the rise of China a significant challenge to the unipolar world order. अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तो 2002 से आई थिंक बनी हुई है, 4 से है। तो उधर से राइज ऑफ चाइना जो है वो सिग्निफिकेंट चैलेंज कैसे है। आप अगर बात करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की वजह से किसी का हो रहा है फ़ायदा या फिर उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, तो वो तो अमेरिका और यूरोप वगैरह नेटो बहुत पहले से बनाया हुआ है। इफ़ दैट वाज द केस देन इट वुड ऑलरेडी हैव बीन मल्टीपोलर फ्रॉम 1949 जब नेटो बनी थी। उसके बाद वार्सो पैक्ट भी है जो कि रशिया का था आई थिंक। खैर, the BRICS countries making radical transformations in the current world order, ठीक है जी। इसमें ब्रिक्स में चूंकि चाइना का बहुत ज़्यादा रोल है, सो ठीक है। Rising Chinese influence in the Middle East indicating a major shift in the US-led unipolar world order। अब बात यह है कि मिडल ईस्ट जो है वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ एशिया है, हम उसको अलग रीजन जब लिखने लगते हैं तो मिडल ईस्ट कहते हैं, लेकिन अगर आप उसको कॉन्टिनेंटल मैप देखते हैं या कॉन्टिनेंटल उसकी ज्योग्राफी देखते हैं तो वो एशिया का पार्ट है। ठीक है। सो अगर आपने एशिया के ऊपर लिखना है, ऊपर आपने साउथ वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का लिखा है, तो फिर उसमें मिडल ईस्ट भी आएगा, उसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी आएंगे जिनको हम कार्स कहते हैं। ठीक है। सो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, आपने चीज़ों को क्लियर रखना है, आपके जहन में मैप एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि आपको ये नहीं पता कि मिडिल ईस्ट किसका पार्ट है, ये मिडिल ईस्ट कॉन्टिनेंट है या नहीं है, और आप उसके ऊपर ऐसे लिखना शुरू कर दें, फिर तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। और इन मेजर शिफ्ट अवे फ्रॉम मैंने कर दिया है फ्रॉम द यूएस लेड यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। चलें, China's growing ties with Iran to establish Chinese stronghold in the Middle East। अब अगर आप साउथ वेस्ट एशिया के ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था, तो ईरान जो है वो साउथ वेस्ट एशिया में ही आता है। ठीक है जी। सो ये अगेन रिडंडेंट है। नेक्स्ट वी हैव चाइना सऊदी अरेबिया बॉनहामी हार्बिंगर ऑफ चाइनाज कन्वर्जेंस विद द गल्फ स्टेट। ठीक है जी, इसको हम मान लेते हैं, ये ठीक पॉइंट है।
और पॉइंट नंबर सी है जी, चाइनाज एस्केलेटिंग इन्फ्लुएंस ओवर अफ्रीका आर डिफाइंस ओवर ऑफ द अमेरिकन हेजमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर। तो एस्केलेट जो है वो नॉर्मली आप वॉर को करते हैं, ब्रूटैलिटीज़ वगैरह करते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, लेकिन इसमें हम कोई उसका एनालिसिस ये नहीं दे रहे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है या राइजिंग इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, हम उसको अमेरिका के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं या इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। सो बेटर नॉट राइट सच थिंग्स। आपको जो अल्फाज का यूजेज है वो बेहतर रखना चाहिए। सो इधर उन्होंने अफ्रीका का जिक्र किया है, तो अफ्रीका में भी हो गया, ओके। लेकिन अगर आप इस पूरी आउटलाइन को देखते हैं तो दैट मीन्स के इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ एशिया और अफ्रीका के ऊपर बेस्ड हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं वो दे डू नॉट काउंट फॉर एनीथिंग। भाई चाइना के साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस हैं, अपना सेंट्रल अमेरिकन के साथ भी रिलेशंस हैं, कुछ कम्युनिस्ट स्टेट्स के साथ भी हैं। इसी तरह जो सेंट्रल एशिया है उसके साथ भी है, रशिया के साथ भी है, रशिया इज पार्ट ऑफ द यूरोप एज वेल, और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी रिलेशन है, क्योंकि वो अपना BRI जो प्रोजेक्ट है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि वो स्मूथली चले। ठीक है जी। सो चाइना का जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है वो तो हर तरफ फैला हुआ है, वो एशिया पैसिफिक में भी है, वो नीचे इंडोनेशिया मलेशिया साइड से नीचे होकर ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे भी जाना चाह रहे हैं, उधर जो भी फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहा है चाइना। सो दिस इज़ नॉट एज सिंपल। आप इसको ये दो तीन रीजन्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपने सारा करना है तो फिर आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि अफ्रीका में कहाँ कहाँ पे है इनका इन्फ्लुएंस, फिर साउथ अमेरिका में कहाँ पे है, और फिर ओशियानिया या ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उस साइड पे कहाँ तक चाइना की एक्सेस है या चाइना को फैसिलिटेट करते हैं दूसरे कंट्रीज। ठीक है जी। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट कंप्लीट, दिस इज़ नॉट एट ऑल एन इफेक्टिव आउटलाइन आई वुड से। आगे कंक्लूजन आगे जी, फिर इनका जी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज गोइंग नहीं, हैज़ बीन गोइंग आएगा एवर सिंस द ऑनसेट, आपने लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा टेंसेस का ख्याल रखें। Has been undergoing radical transformations ever since the onset of the 21st century। 21st जो है उसके दरम्यान में डैश लगा दें क्योंकि वो इकट्ठा हम पढ़ रहे हैं। These changes might not be as obvious, but they are fast changing the existing world order. The rise of China as the world's largest economy in terms of purchasing power parity (PPP) ये ठीक है, and the second largest military power in the world. The declining superpower status of the USA across the world, the US withdrawal from Afghanistan, and the diminishing American influence over the Middle East all are signifying a dramatic shift from the unipolar world order to an emerging multipolar world ऑर्डर। अगेन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, मल्टीपोलर भी है। इसके अलावा एक कंसेप्ट आता है जी नॉन पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें पोल्स जो हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नहीं है, वो बिग रीजन्स जो हैं दे एक्ट एज पोल्स। फॉर एग्जांपल एशिया, चाइना सेंट्रिक एशिया है, अमेरिका सेंट्रिक नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोपियन यूनियन जो है वो भी एक अलहदा से बड़ा रीजन है। तो माइकल ओसलिवान है आई थिंक एक राइटर, उन्होंने जिन्होंने बुक लिखी थी दी लेवलिंग, उन्होंने लिखा था कि ये तीन बड़े रीजन्स जो है ना दे विल डिक्टेट या दे विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इसकी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स वगैरह सारा कुछ। और उसमें भी कुछ जो है ना सिग्निफिकेंट पावर्स होंगी जिनका रोल ज़्यादा होगा, कुछ जो है उनका रोल कम होगा। तो पोलर, मल्टीपोलर, नॉन पोलर, इन सारों के दरम्यान में फ़र्क होना आपके जहन में लाजमी है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा चल रहा है। इस वक्त जो ज़्यादातर थेरिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि अब रीजनलिज्म प्रमोट हो रही है, ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो रीजन्स के अपने अंदर है, बजाय ये कि इंटरनेशनलिज्म है। ठीक है जी। So you should also look into that if you are a student of international relations या current affairs वगैरह में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आप current affairs based ऐसे करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहा करें। ठीक है जी। Not only China but also Russia and other middle powers like Iran, Turkey ये वो are also playing central role in emerging multipolar world order। नहीं जी, एक मैंने जस्ट गलती ये आपकी एक सही की है कि not only के बाद but also आता है। ठीक है, लेकिन जो आप छोटी पावर्स की एग्जांपल्स दे रहे हैं, ईरान, टर्की, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सी भाई बड़ी पावर है या कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर रहा है? पाकिस्तान, इफ़ एनीथिंग पाकिस्तान इज़ बीइंग प्लेड बाय द वर्ल्ड पावर्स के उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, पाकिस्तान का अपना कोई ऐसा रोल नहीं है। ठीक है,
तो जिनका रोल है वो इंडिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया को आप कह सकते हैं, ब्राज़ील कह सकते हैं आप, इसके अलावा अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी वगैरह। तो इनका ज़िक्र करें सिर्फ, ठीक है जी। फ्रॉम पैक्स अमेरिकाना टू पैक्स ब्रिटानिका। अच्छा, इनका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर दें। आपने ये चीज़ें पढ़ी तो है, लेकिन अगर आपको इनके बारे में क्लैरिटी नहीं है क्या है, तो फिर उसको यूज़ ना करें। ये आई थिंक पैक्स रोमाना से ही शुरू होता है, जब होली रोमन एम्पायर जो है उसको कंसिडर किया जाता था कि वो पीस को मेंटेन कर रही है और उसने इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबल किया रखा। तो उसके बाद पैक्स ब्रिटानिका आता है, जो कि हमारे पास 19th एंड 20th सेंचुरी में है, स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। और फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू पैक्स अमेरिकाना आता है, जिससे हमें नज़र आता है कि जी अमेरिका जो है दैट इज़ द स्टेबलाइजिंग पावर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अगर आप ऐसी चीज़ लिखना चाह रहे हैं तो उनका ऑर्डर ठीक रखें, पहले पैक्स ब्रिटानिका है और फिर बाद में पैक्स अमेरिकाना। दिस मल्टीपोलर मूवमेंट इज बीइंग डीपली फेल्ट इन द वेस्टर्न पावर सेंटर्स। अच्छा जी। Primarily, China and Russia are openly challenging the existing US-led unipolar world order and the Western dominance across the world. For both China and Russia, the new world order should be based on multipolarity with various power centers across the globe. ठीक है जी। In this rapidly changing environment in the global political landscape, states are trying to reassess their foreign policy calculus and realign themselves with the emerging global powers, primarily China and Russia. China is gaining strategic stronghold from Asia to Africa and over the Middle East. Again, Middle East, you have already part of Asia. In the near future, this rising influence of China will lay foundation of a multipolar world order and hence रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें जो टेक्निकल या फिर नॉलेज बेस्ड गलती है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इस आउटलाइन को आपने देखा और इसका इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया। जो इंग्लिश है उसकी ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज के गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो बेहतर है कि आप इस तरह की आउटलाइन अटैम्प्ट ना करें। आपके लिए टास्क ये है कि आप इसी आउटलाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको जो टॉकिंग पॉइंट्स बताए हैं, जो आपको सजेशंस दी हैं, उनकी बेस पे आप इसकी दोबारा से आउटलाइन बना के दोबारा से इंट्रोडक्शन अच्छा सा लिख के आप मुझे सेंड कर सकते हैं एंड आई विल इवैल्यूएट फॉर यू। इस वीक में आप मुझे इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। आई ट्राई टू इवैल्यूएट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपके एग्जाम्स नज़दीक है। एंड आई होप टू सी यू सून एज वेल। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइट चली गई है लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो you should support me as well, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।